थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम आनंद है। मैं मध्यस्थक हूँ, बेवड़ा हूँ, अल्कोहलिक हूँ। हाय हाय आनंद। आनंद भाऊ, नमस्कार. वनडे टाइम आनंद भाऊ, भाऊ। हिंगणघाट वाले भाऊ. वन डे एट ए टाइम दिनेश भाऊ, वन डे एट ए टाइम. नमस्कार सगळ्यांना, नमस्कार. केवल और केवल ईश्वर. एल्कोहलिक एनोनिमस ये जागतिक भातृभाव संगठन के 12 तत्वों का आध्यात्मिक कार्यक्रम वो मेरी क्षमता अनुसार आचरण करने का मेरा प्रयास, मेरा स्पॉन्सर, मेरे को स्पॉन्सर और आप लोगों का प्यार है दोस्तों. इसी के वजह से आज सवेरे से पीने के ख्यालात आएगी. एक सुकून भरी जिंदगी, लोक उपयुक्त जिंदगी, किसी के काम में आने वाली जिंदगी जीने का प्रयास कर रहा हूँ और ये जिंदगी जीने में मजा आ रही. आज का सब्जेक्ट जब विजय भाई ने मुझे फोन किया तो ये सब्जेक्ट के बारे में मैं बहुत सोचता नहीं था, या फिर मुझे याद नहीं रहे थे सब्जेक्ट क्या क्या शेयर करना है, ये मुझे समझता नहीं, तो मैं पूछ लेता हूँ. और विजय भाई ने ये सब्जेक्ट जब कहा तब मुझे महसूस होने लगा कि ये इजी डज इट बट डू इट, इसका मेरे जिंदगी में क्या मायना है. वो शराब पीने के पहले हो या शराब रुकने के बाद में हो या फिर मेरी जिंदगी जीते जीते जिन तकलीफों से मैं गुजरता हूँ, जिन परेशानियों से मैं गुजरता हूँ, उसमें ये स्लोगन जिसका नाम है इजी डज इट बट डू इट का क्या महत्व आता है या क्या महत्व रखता है ये स्लोगन मेरी जिंदगी में. तो दोस्तों, इसका मतलब समझने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको अपनी उस जिंदगी का एक सफर, छोटा सा सफर कराना चाहूंगा, क्योंकि ये चीज को समझने के लिए इजी डज इट बट डू इट का मायना, मतलब समझने के लिए मुझे मेरी जिंदगी के झांकना पड़ेगा. और वो झांकने के लिए मैं आपके साथ सफर करना चाहता हूँ. बहुत छोटा सफर रहेगा दोस्तों. और फिर हम लोग देखेंगे कि ये स्लोगन अगर मैं पहले समझ लेता जिंदगी में तो क्या फर्क आता, या फिर अभी मैं करने का जब प्रयास करता हूँ तो क्या फर्क आ रहा है. दोस्तों, मेरा जन्म एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था और ये जो घर की तकलीफ थी, जो माली हालत थी, उससे मैं परेशान था और अपनी जिंदगी से खुश नहीं था. तकलीफ ये थी कि मुझे यही लगता था कि विजय सर जैसे करोड़पति व्यक्ति के घर में मेरा जन्म होना चाहिए. अगर वहां मेरा जन्म होता तो वो जो सुख सुविधा है वो अपने बच्चों को मुहैया कर रहे हैं या करते हैं, वो सब मुझे मिलती. और मैं यही चीज सोच सोच के खुद परेशान था, आत्मग्लानि में जी रहा था. और जो जिंदगी में खुशी या उसको सुकून कहते हैं वो उसी के वजह से नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं अपने आप से, अपनी जिंदगी से खुश नहीं हूँ. जो परिस्थिति या जो सरकमस्टेंस मेरी जिंदगी में थे वो मुझे पसंद नहीं थे. ये गरीबी मैंने देखी थी. मेरे को मेरे पिताजी से या मेरे फैमिली से बहुत ही रिसेंटमेंट या गुस्सा या फिर आक्रोश रहता था. वजह ये थी कि जो मेरे पिताजी का छोटा मोटा बिजनेस था उसके लिए उनको हफ्ते में 3 दिन, मेरा जो छोटा सा गांव है, देहात में रहता हूं मैं, तहसील प्लेस वाला, अभी तहसील प्लेस हो गया, तो ये गांव में जब मैं रहता हूं तो यहाँ से उनको बाहर गांव जाना पड़ता था. और उसके लिए जब वो बाहर जाते तो जो जिम्मेवारी थी, मेरे घर में कुछ बैल थे, कुछ भैंसे थी, उसको चराने मुझे खेत में जाना पड़ता था. जब से मुझे याद पड़ता है, शायद 5वीं 6वीं की वो बात है, तब से लेकर तो 10वीं तक के मुझे हफ्ते में 3 दिन स्कूल जाने को नहीं मिलता था दोस्तों. और ये परेशानी मैं सह नहीं पाता था कि उसके वजह से मुझे स्कूल में मार पड़ती थी. मेरे शिक्षक या फिर मेरे टीचर्स मुझे मारते थे, या फिर मेरे जो कलीग दोस्त थे उनके सामने मुझे अपमानित करते थे, या मेरे बेबसी का या फिर मेरे गरीबी का मजाक उड़ाया जाता था. और दोस्तों, ये जिंदगी मुझे पसंद नहीं थी. और पसंद नहीं थी तो ये कोई ईश्वर है जिसके बारे में हम लोग अभी बात करते हैं, जिसके बारे में हम समझते हैं कि कोई हमसे बड़ी शक्ति है, हायर पावर है. इन चीजों से मैं काफी दूर इसलिए गया था क्योंकि जो मुझे चाहिए था, जिस तरह की जिंदगी मुझे चाहिए थी, वो भगवान, ईश्वर, अल्लाह, जो कुछ भी था उसने मुझे दी नहीं. करके वो परिवार से रिजेंटमेंट, वो ईश्वर से रिजेंटमेंट और अपनी जिंदगी से नाखुशी वाला जो दौर में जी रहा था. तो दोस्तों, अभी ख्याल बाद में उस वक्त आया कि जब मैंने 10वीं की एग्जाम दी दोस्तों, मेरे कलीग दोस्त
वो हफ्ते में 6 दिन स्कूल गए, एक दिन उन्होंने यानी हफ्ते में 7 दिन उन्होंने पढ़ाई करी है। और पढ़ाई होने के बाद में जब मैं 10वीं की एग्जाम देता हूँ, एक दोस्त भी एग्जाम देते हैं, तो मुझे जो रिजल्ट आया दोस्तों, उस वक्त आई वॉज शॉक्ड। मैं मतलब मुझे एक ऐसा लगा था कि ये साला ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उन चीजों का जो मुझे मार्क्स मिले थे, आई वॉज अ वेरी स्टूडेंट, जो मार्क्स मुझे मिले थे उसका क्रेडिट मैं अपने आप को देता था। कोई इश्क है, कोई अल्लाह है, कोई भगवान है, कोई जिन वक्त। और ये जो ग्रास्पिंग पावर की बात मैं करता था कि मैं थोड़ा सा पढ़ने के बाद में भी मुझे याद रहता है। मेरे दोस्त बहुत ज्यादा पढ़ाई करते, लेकिन वो किताबी कीड़े हैं ऐसा मुझे लगता था। किताब पढ़ पढ़ के या याद कर करके वो एग्जाम देते हैं। और मैं ऐसा हूँ कि एक बार मैं कुछ किसी चीज को देख लिया हो, एक बार उसको समझ लिया हो, तो मेरे जहन में बैठ जाता है वो। तो ये मेरा ग्रास्पिंग पावर था। ये ईश्वर की बहुत बड़ी उस वक्त की ग्रेस लिए, लेकिन मैं इस चीज को कबूल नहीं कर रहा था। मैं समझ रहा था कि ये सब मेरे प्रयासों की वजह से, मेरे जो मैं एक्शन करता हूँ या फिर जिस तरह से मैं पढ़ाई करता हूँ उसके वजह से हुआ है। दोस्तों, कुछ चीजें अभी समझ में आती है। 4 पंक्तियां कोई बंदा बोल के गया है। आंधियों की समझ आई, आंधियों में समझ आई पलकों की कीमत। ये हमारी जो पलके होते हैं उसकी कीमत मुझे उस वक्त समझ आती है कि जब आंधी आती थी, या पलकों का मुझे मीनिंग या उसका फिर वजूद का पता मुझे चलता है। वरना आंखों को तो बहुत ही गुरूर रहता है कि मेरे वजह से सब दिखता है। और ये चीज मैं उस वक्त समझ रहा था, देख रहा था कि ये सब मेरे वजह से हुए। लेकिन ये ईश्वर का महत्व, उसकी ताकत, वो मेरी जिंदगी में काम कर रहा था, ये अभी महसूस होता है। जब ये आंधियों को मैं देखता हूँ अपनी जिंदगी में, जो तूफान आए थे, जो समस्याएं मेरे साथ में हो रही थी, और उस समस्या से उस वक्त मुझे कोई शक्ति निकाल रही थी, इन चीजों का एहसास अभी होता है। एल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में ये सब समझ में आने लगा है। तो ऐसी जिंदगी जी रहा था। बहुत अच्छे मार्क्स आए थे दोस्तों, और इसी की वजह से मैंने नागपुर के एक ख्यातनाम बड़े कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लिया। और वो जो दौर था, उस वक्त मुझे जिंदगी किस तरह से जीने की, मतलब हमारे मराठी में या फिर जो डेफिनेशन मुझे अपनी शराबियत नाम की बीमारी की बताई गई है, वास्तवापासून पलायनवाद म्हणजे मद्यपान, असं ऐसा बोला जाता है कि मैं अपने जब वास्तविकता से भागता हूँ, अपना जो कुछ मेरी वास्तविकता है उससे परे हो जाता हूँ, दूर हो जाता हूँ, तो वही मेरी शराबियत नाम का बीमारी का डेफिनेशन है। लेकिन उस वक्त मैं शराबियत नाम की बीमारी में इसलिए नहीं था क्योंकि मुझे मेरे उन दिनों की याद थी। उस वक्त मुझे मेरे गरीबी की एहसास था कि अगर मैं इस वक्त शराब पिया तो मेरी जिंदगी तहस नहीं हो जाएगी। ये वास्तविकता मैं समझ रहा था। मेरे सामने 4 साल कंटिन्यू मेरे दोस्त कलीग जो थे वो तरबूज से शराब बनाते थे। दे वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट। पता नहीं उन्होंने ये जो इन्वेंशन था उनका, वो कैसे किया था, कहां से लाया था, उससे मुझे कोई लेन देन नहीं अभी। लेकिन ये 4 साल मेरे सामने बनने वाली तरबूज से जो शराब बनती थी वो मैं पी नहीं पाया क्योंकि उस वक्त मुझे मेरे वास्तविकता का ज्ञान था। और जैसे दोस्तों मेरा वो इंजीनियरिंग का खत्म हुआ, मुझे एक बड़े शहर में जूनियर इंजीनियर का जॉब मिला। उस वक्त मेरे विचार, जो मेरी वास्तविकता थी, वो भूल जाता हूं मैं। मुझे याद क्या रहता है कि मेरे दोस्त उस वक्त जो शराब पी के एंजॉय करते थे, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता था कॉलेज में। मैं देख रहा था हॉस्टल में जब हम रहते थे, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल देख के ये शराब अच्छी चीज है, ये मेरे मन मस्तिष्क में उस वक्त बैठ गया था। लेकिन जो हालत थी उसके वजह से नहीं पी पाया। लेकिन जैसा मुझे जॉब मिला, मेरे विचार बदल गए। मैं एक विषय हमेशा शेयर करता हूँ जो मेरा काफी पसंदीदा सब्जेक्ट है और मेरे जैसे व्यक्ति के साथ में बहुत रिलेट करता है। वो विषय है, वी डोंट हैव ए ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, वी हैव ए थिंकिंग प्रॉब्लम। मेरी समस्या मेरे विचारों की है, मेरी जिंदगी की तरफ देखने के नजरिए की है। मेरी समस्या शराब नहीं है, ना थी। ये स्लोगन, इजी डज इट बट डू इट,
उस वक्त शायद मुझे मालूम था तो मेरे जिंदगी का जो नजरिया था वो बदल जाता था। जिंदगी में कुछ हासिल करना है, कुछ नाम कमाना है, कुछ प्रेस्टीज, पावर, मनी का जो मुझे लस्ट मेरी जिंदगी में था, उसका महत्व, उसका इंपॉर्टेंस मेरी जिंदगी में क्या है, ये मैं समझ नहीं पाया था। दोस्तों, मैं शराब 1992 की बात है, मैं पहली आधी बियर से शुरुआत की थी और यकीनन शराबी बनने के लिए मैंने नहीं पी थी। मेरा यही था कि एंजॉय करते। एक दोस्त मेरे साथ में था और वो मुझे फोर्स कर रहा था, यार आनंद पार्टी तो बनती है, अभी अभी नहीं पिएंगे तो कब पिएंगे, या तेरा नौकरी आ गई, तेरी कमाई चालू हो गई है, तेरी जिंदगी में बहुत ही अच्छे दिन आएंगे। और मुझे भी लगने लगा दोस्तों, मेरे जैसा व्यक्ति जो कि अल्कोहलिक है, जो शराबी है, उसका ख्वाब देखने का तरीका अलग रहता है। नॉर्मल लोगों जैसे ख्वाब मेरे जैसा व्यक्ति नहीं देखता। ये मेरी तकलीफ है। उस वक्त मैं ये सोचता था कि जैसे हमारे विजय सर ने जो करोड़ 2 करोड़ का जो बंगला बनाया है, वैसा मैं भी बनाऊंगा। मुझे भी लगता था कि BMW जैसी गाड़ी मेरे पास में हो। मुझे भी लगता है कि माधुरी दीक्षित या दिव्या भारती जैसी सुंदर पत्नी मेरे साथ में हो, पत्नी हो तो उसके जैसी। ये मेरे ख्यालात मेरे वास्तविकता से काफी परे थे और यही मेरी बीमारी शुरू हो गई। जब ये ख्वाब मैं देख रहा हूं, उसको मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूं, तो क्या होता है कि मैं अपनी जिंदगी बाकी मेरे दोस्तों के साथ में, समाज के कुछ कोई घटक है या कोई लोग है जिनसे मेरी पहचान है, मेरे उम्र के हैं या मेरे से थोड़े बड़े हैं, छोटे हैं, इनके जिंदगी के साथ में कंपेयर करता था दोस्तों। उस वक्त मुझे लगता था, साला ये मेरे दोस्त, इनके 60% नहीं हुए बराबर, 50% बराबर हासिल नहीं करे इन्होंने, लेकिन साले डिप्टी कलेक्टर बन रहे, प्रिंसिपल बन गए, प्रोफेसर बन गए, और मैं साला फटीचर इंजीनियर होके बैठा हूँ, क्या कमाता हूँ। उस वक्त की एक आत्मग्लानि मेरे पैदा होने के बाद में, जब मैं गैया चराता था, मैं बहुत गरीब था, उस वक्त की आत्मग्लानि, और यहाँ पे कुछ मुकाम हासिल किया मैंने। मैं कोई ऐसे रास्ते पे आया हूं, यहां से जिंदगी की अच्छी शुरुआत हो सकती है, कुछ अच्छा बना जा सकता था। लेकिन उस वक्त जो मेरे ख्वाब थे, जो मेरी एम्बिशन थी, जो लस्ट मेरे में था, बहुत ज्यादा पैसे मेरे पास में रहेंगे तो लोग बहुत तारीफ करेंगे, लोग नाम लेंगे, लोग आनंद के नाम से मेरी जो पहचान रहेगी, लोग मुझे सेठ बुलाएंगे, लोग मुझे साहब बुलाएंगे, लोग मेरे पीछे भागेंगे, क्योंकि मैं पैसे वाला बनना चाहता था। और पैसा कमाने के लिए इजी डज इट, ये जो स्लोगन है, किस तरह से कमाना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है। इजी डज इट का मतलब अगर मैं हिंदी में समझने की कोशिश करता हूं तो धीरे धीरे करो या आहिस्ता करो। तो मुझे ये आहिस्ता करने वाला काम पसंद नहीं है। मुझे वो मुकाम हासिल करना है जहां पे तारीफ होगी, जहां पे लोग मुझे पूजेंगे, लोग मेरे बारे में बात करेंगे, मेरे हैसियत का, मेरे इसका लोहा लोगों से मैं मनवाऊंगा। और इसीलिए जो भी करना है तो जल्दी अगर करूंगा, जल्दी लखपति बनूंगा, जल्दी करोड़पति बनूंगा, तो मुझे वो सब मिलेगा जिसकी मैं ख्वाहिश रखता हूं। करोड़ 2 करोड़ का घर, BMW जैसी गाड़ी, माधुरी दीक्षित या दिव्या भारती जैसी सुंदर पत्नी, ये सब तब मिलेगा जब मुझे ये सब पैसा बहुत ज्यादा कमाऊंगा। लेकिन ये राह देखना, संयम की बात अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में मुझे पता चल रहा है कि सबर नाम की कोई चीज होती है जिसका मेरी जिंदगी में क्या महत्व है। ये समझने की जब मैं कोशिश करता हूं तो मुझे पता चलता है कि मेरी बीमारी की शुरुआत उसी वक्त हो गई थी। माइक बंद करेंगे प्लीज। मेरी बीमारी की शुरुआत उसी वक्त हो गई थी जब मैंने ये जो स्लोगन है उसके से काफी दूर हो गया था, या फिर उससे मैं उसको समझ नहीं पा रहा था। तो ये चीजें अभी मुझे ख्याल आता है दोस्तों, जो ख्वाब मैं देख रहा हूं वो पूरे नहीं हो रहे, तो मुझे ये लगता है कि जो सुकून मुझे चाहिए, जो संतुष्टि, जो समाधान मुझे चाहिए, अगर ये सब मेरे पास में नहीं होता है तो मैं अपने जिंदगी से खुश नहीं रहता, मैं डिसकंटेंट रहता हूं।
मैं अपनी जिंदगी को सही तरह से समझ नहीं पाता हूँ और मैं अस्वस्थ, चिड़चिड़ा और बेचैन महसूस करता हूँ, क्योंकि मेरे साथ में जो लोग थे वो सामने निकल गए। मेरे साथ में जो लोग थे उन्होंने जो मुकाम हासिल किया वहां तक के मैं नहीं पहुंच पाता हूँ। और दोस्तों, यहाँ बोला जाता है, एल्कोहलिक एनस में आने के बाद में बताया गया मुझे कि ये शराब पीना मेरा बाहरी लक्षण है, प्रॉब्लम तो मेरे अंदर ही है। और ये अंदर का प्रॉब्लम ही मुझे मेरे समस्याओं से निजात नहीं दे पा रहा था, या फिर मेरी समस्याएं बढ़ा रहा था। मेरी जिंदगी में जो अनमैनेजेबिलिटी थी, मेरी जिंदगी में जो अस्त व्यस्तता हुई थी, वो मेरे स्वभाव के कारण, मेरी जिंदगी की तरफ देखने के नजरिए के कारण हो रही थी। दोस्तों, ये 2-3 दिन पहले की बात है। एक धर्मगुरु मेरे घर में आया। क्या धर्म, क्या संप्रदाय मायना नहीं रखता, लेकिन वो मेरे घर में आए थे। और आने बैठने के बाद में मैंने उनको जिंदगी के बारे में कुछ मुझे बताओ, ऐसा मैंने जब बोला तो उन्होंने मुझे जो चीज बताई या जो क्वेश्चन मुझे किया गया, तो जो मेरा का सरनेम है वो सरनेम नहीं के उन्होंने मुझे बोला कि आनंद, जो भी मेरा सरनेम है XYZ, कभी जिंदगी में बर्तन मांजे क्या? आपने कभी बर्तन धोए क्या, घिसे क्या, मांजे क्या? तो दोस्तों, सवाल ऐसा था कि थोड़ा सा अटपटा लगा। मिसेज बाजू में बैठी थी और कुछ लोग पहचान वाले थे। उनके सामने ये क्वेश्चन मुझे किया गया, ये प्रश्न मुझे पूछा गया कि बर्तन कभी मांजे है क्या, बर्तन घिसे है क्या? तो मैंने बड़ी तकलीफ के साथ में बोला कि हाँ, कभी बीवी की तबीयत खराब होती है, कभी गांव चली जाती है, तो मैंने बर्तन घसे, अपने घर के घसे, कोई होटल में जाके तो नहीं घसे, लेकिन घसे है। तो उन्होंने ये पूछा कि बर्तन मांजते हुए आपको क्या समझ में आया? दोस्तों, और ये सवाल मेरे लिए तकलीफ वाला था। एज यूजुअल जैसे बर्तन मांजते हैं वैसे मैं मांजता हूँ। उन्होंने जो बात बोली दोस्तों, कि बर्तन मांजते वक्त बाहर से थोड़े खराब रहे तो चलेगा, बाहर से उतने साफ नहीं हुए तो चलेगा, लेकिन अंदर से मुझे पूरी तरह से साफ करना पड़ता है। और ये अंदर से साफ करने वाली बात मेरा एल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में अब मुझे पता चलता है कि मेरी तकलीफ क्या थी। तो मेरी तकलीफ अंदर ही थी, और ये अंदर से साफ करने वाला जो प्रोग्राम मेरा है, जिसका नाम एल्कोहलिक एनोनिमस है, और उसका ये बहुत ही अच्छा स्लोगन है जिसका नाम है इजी डज इट। बट इजी डज इट तो है ही है, लेकिन बट डू इट भी जोड़ा गया है उसमें। तो मुझे जो भी काम करना है वो धीरे धीरे करना है, आहिस्ता करना है। लेकिन आहिस्ता का मतलब कभी नहीं करना या फिर एकदम रुक के या करना ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो करना है, बट डू इट, मुझे करना ही है। तो ये जो सब्जेक्ट है, तो ये जिंदगी जब मैं देख रहा था, उस वक्त मेरी शराब क्यों बढ़ रही थी? तो उस वक्त मैं अपनी जिंदगी में जो मुझे चाहिए था वो मैं हासिल नहीं कर पाता हूँ, अस्वस्थ हो जाता हूँ, चिड़चिड़ा हो जाता हूँ, बेचैन हो जाता हूँ। और उसी के वजह से मुझे उस वक्त शरबत पीने की याद नहीं आ रही थी। जब मैं अस्वस्थ हुआ, चिड़चिड़ा हुआ, बेचैन हुआ, तो लस्सी पीने की याद नहीं आई। मैं जाके थम्सअप पी के नहीं आया। मुझे कौन सी शराब थी, कितनी मात्रा में पी, वो मायना ही नहीं रखता। बिल डब्ल्यू साहब कहते हैं कि वी हैव टू फाइंड आउट द रूट काउज ऑफ आवर डिसीज। मेरी समस्या का रूट काउज मतलब मूल कारण क्या है? तो मेरा मूल कारण था, मैं अस्वस्थ हो जाता था, चिड़चिड़ा हो जाता था, बेचैन हो जाता था, अपने जिंदगी के साथ में कनेक्ट नहीं रह पाता था, और यही मेरी तकलीफ थी। और उसी के वजह से जो कुछ अस्त व्यस्तताएं मैंने की थी, और वो अस्त व्यस्तता बढ़ने के बाद में, जैसे कि मैं नौकरी छोड़ दिया था, वो आज का विषय की बात नहीं है। नौकरी मैंने छोड़ दी थी, फिर मैं एक व्यापार में आया। व्यापार करते वक्त जो मेरी जो परिस्थिति होती है या फिर जो कंट्रोल करने की जो ताकत है, वो मेरे पास में नहीं होती है। कोई चीज मुझे अच्छी लगती है तो उसको इतना ज्यादा करता हूं कि वो लिमिट में खो देता हूं। ऐसा ही मेरे साथ में हुआ। व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, लाखों में क्या करोड़ों में अच्छा मतलब था। और ये सब होने के बाद में उधार देना एक व्यापारी के लिए कितनी बड़ी समस्या हो सकती है, इन चीजों का मुझे एहसास नहीं था। बिल डब्ल्यू भी लिखता है किताबों में, लैक ऑफ पावर इज अवर डिलेमा। शक्ति का अभाव ये हमारे लिए बहुत बड़ी तकलीफ वाली बात है, यही हमारी समस्या है।
कि नहीं बोलने की या फिर कंट्रोल करने की, अच्छी चीज क्या है बुरी चीज क्या है उसको समझने की ताकत मेरे पास में नहीं है। और उस वक्त मैंने बहुत बड़ा उधार बांट दिया था दोस्तों। जब वो उधार वापस नहीं मिलता, मेरे पैसे मुझे नहीं मिलते, तो मैं लोगों के साथ में वो रिसेंटमेंट पाल बैठा था कि साले ये लोग अगर अच्छे होते ना तो मेरी ये हालत खराब नहीं होती। लोगों ने 26,11,321 रुपए का लोगों ने मुझे चूना लगाया। मेरी उधारी में के जो पैसे थे वो वापस नहीं आए। उसकी वजह से जो डर जिंदगी में बहुत से समाये थे। डर क्या थे? क्या मैं अपनी जिंदगी को सर्वाइव कर पाऊंगा? क्या मैं अपनी जिंदगी को सही तरह से जी पाऊंगा? क्या मेरे बच्चों का एजुकेशन में कर पाऊंगा? क्या मेरी बीवी को मैं पाल सकूंगा? जिंदगी सही ढंग से मैं जी पाऊंगा? ऐसे सैकड़ों प्रकार के जब डर बढ़ते गए, बैंक मेरे प्रतिष्ठान को लॉक तो नहीं लगा देंगी, लोग कितने हंसेंगे यार। लोग बोलेंगे देखो साला इसका दिवालिया निकल गया, ये कैसा व्यापारी है कि कैसा धंधा करता है, इसका तो दिवाला निकल गया। ये जो सैकड़ों प्रकार के डर, क्या मेरे साथ में मेरी बीवी रहेगी या छोड़ के जाएगी? बच्चों का एजुकेशन कर पाऊंगा? अपनी जिंदगी को सुचारू रूप से चला पाऊंगा? ऐसे हजारों सैकड़ों प्रकार के डर जैसे जैसे बढ़ते गए दोस्तों, ये दूसरा कारण था कि मेरा शराब बढ़ते गई। जब जिंदगी में डरों का जो सामना मैं कर रहा था वो हैंडल नहीं कर पा रहा था, तो मेरे में दो दुर्गुण है, आइदर आई फाइट और आई फ्लाइट। मतलब परिस्थितियों से, शराब से मैं झगड़ा कर रहा था, उससे जूझ रहा था कि एक दिन मैं लोगों को अच्छी तरह से शराब पी के दिखाऊंगा। एक दिन मैं लोगों को ये मेरे समस्याओं से बाहर निकाल के बहुत अच्छा और काबिल, बहुत पैसे वाला इंसान बन के बताऊंगा। ये झगड़ा, ये फाइट निरंतर हो रही थी। 1992 की बात मैं कर रहा था दोस्तों। 2011 में मैं क्रॉनिक लेवल का ड्रिंकर बन गया। इन विद इन अ पीरियड में जो कुछ हुआ वो मेरे मन के माफिक नहीं था। मेरी इच्छाओं का जो मैंने काम करता हूँ, जिस तरह से मुझे जिंदगी चाहिए, मेरी जिंदगी मुझे मेरी इच्छाओं के अनुसार चाहिए। मैं जैसा सोचता हूँ, जैसा चाहता हूँ, वैसी जिंदगी अगर मुझे नहीं मिलती तो तकलीफें अंदर से बढ़ती है। अल्कोहल का प्रॉब्लम अंदर से बहुत ज्यादा है। और यही मेरे अनुभव रहे कि जैसा जैसा मेरा, जिस तरह से मुझे जिंदगी चाहिए थी, अपने नैसर्गिक प्रवृत्तियों के बारे में अल्कोहलिक एनोनिमस कहता है, एक सुरक्षा प्रवृत्ति दी गई है जिसको हम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कहते हैं। एक मुझे सोशल इंस्टिंक्ट दी गई है, सामाजिक प्रवृत्ति दी गई है। समाज में लोग मेरी तारीफ करें, मुझे अच्छा बोले, मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें हो, समाज में मेरा एक वजूद हो, एक ऐसे जगह पे मैं खड़ा हूं तो लोग तो तारीफ करें, ये सब चीजें। लेकिन जरूरी है, ये जानवर को भी दी है। जो कोई ईश्वर था, अल्लाह था, भगवान था, ये चीजें एक जानवर को भी दी गई, लेकिन इन पे कंट्रोल मेरा छूट जाता है और वहां मैं अपनी मन मर्जी चला रहा था। और यही तकलीफ थी कि मेरा पीना बढ़ते गया, जिंदगी में डर जैसे जैसे बढ़ते गए, जिंदगी में अस्त व्यस्तताएं जैसी बढ़ते गई, मैं इमोशनल टर्बुलेंस, जिंदगी में जो भावनाओं का भवंडर मेरा उठता था, कभी खुश हो जाना, कभी आत्मग्लानि में जीना, कभी रिजेंटमेंट की भावना, कभी लोगों के प्रति वो साला कैसे लोग, क्या है ऐसा, ये सब अपने बारे में हमेशा सोचना और अपने ही बारे में ज्यादा सोचते रहना। ये क्यों हो गया? ये सोचने की मेरी ये औकात नहीं थी, उस वक्त मैं समझ नहीं पा रहा था। लेकिन लोगों को अपने गलतियों का दोषारोपण लोगों पे करना ये मेरी आदत रही थी। लोग अगर ऐसा नहीं करते, मेरे परिवार के लोग मेरे को इस तरह से साथ देते, मेरे बच्चे अगर ऐसे करते, मेरी बीवी ऐसे करती, तो मैं इतना शराब नहीं पीता था। ये मेरे ख्याल थे। दैट वाज माय ओल्ड आइडिया। अल्कोहलिक एनोनिमस कहता है कि यू हैव टू फॉरगेट योर ओल्ड आइडियाज। मतलब अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में मुझे बताया जाता है कि तेरे जो पुराने ख्याल थे आनंद, व्हाट एवर इट में भी, वो तुझे भूलना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। एक बात अल्कोहलिक एनोनिमस कहता है, कंटेम प्रायर टू इन्वेस्टिगेशन, चौकसी पर भी, जांच पड़ताल के पहले की अवमानना जिसको हम कहते हैं, यही लेके मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया था कि यहाँ पे आके शराब तो बढ़ गई थी। 2011 की बात मैं कर रहा था, 2015 तक के मैंने धुआंधार बैटिंग करी, 2015 से 2018 तक के कुछ प्रयास किए जो मानवीय थे, और वो प्रयासों से कभी मैं 3 महीना शराब से दूर हासिल करता था, कभी 6 महीने रहता था, और ये सब हमेशा के लिए दूरी बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। और यहाँ जब मैं देखता हूं कि वो कंटेम प्रायोरिटी इन्वेस्टिगेशन की, यहाँ आप लोगों के अनुभव
सुन के, आप लोगों की बातें सुन के, आप लोगों के तजुर्बे सुन के मेरी शराब कैसे रुकेंगी, ये अवमानना मेरी जिंदगी में काम कर रही थी। दूसरी एक चीज थी दोस्तों कि मैं आप में से एक हूं, आई एम अल्कोहलिक, ये शराबियत नाम का बीमारी का मैं एक मरीज हूं, ये मानने के लिए मुझे बहुत तकलीफ हुई। तकलीफ इसलिए कि मैं किनको शराबी समझ रहा था कि जो लोग हमेशा रास्ते पे पड़े रहते, दवाखाने में भर्ती होते, लीवर डैमेज हो गया, ब्रेन हैमरेज हो गया, बीवी छोड़ के गई, बच्चे नहीं हैं, पैसे की हालत सख्ता हो गई है, खाने के लिए अनाज नहीं, ऐसे लोग शराबी होते। मेरा तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं इन चीजों को उस वक्त देख रहा था तो मुझे एक्सेप्टेंस जो अल्कोहलिक एनोनिमस कहता है कि मैं भी आप में से एक हूं, आप जैसा हूं, ये मानने को मैं तैयार नहीं था। लेकिन जब अल्कोहलिक एनोनिमस में आया, हमारे विजय सर जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको समझता है कि साला आनंद आया तो है, मीटिंग में बैठता है, लेकिन उसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे नहीं रहता। लर्न टू लिसन, लिसन टू लर्न जो बात मुझे कही जाती है, एक तिबेट के धर्मगुरु है, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है दोस्तों। वो कहते हैं कि व्हेन आई एम टॉक आई ओनली रिपीट व्हाट आई ऑलरेडी नो। मतलब जब मैं आप लोगों के साथ में जब बात कर रहा हूं तो मैं उतनी बात कर पाता हूं जो मुझे मालूम है, या जितना मुझे ज्ञात है उतनी बात मैं रिपीट कर करके बोलूंगा। लेकिन जब मैं सुनने के प्रक्रिया में आऊंगा तो हर वक्त मैं नई बात, नई चीज सुनने का, सीखने का प्रयास करता हूं। तो इसलिए अल्कोहलिक एनोनिमस कहता है कि लर्न टू लिसन, लिसन टू लर्न। ये चीजें अल्कोहलिक एनोनिमस के आने के, भला ये स्लोगन है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए मुझे सीखता रहना पड़ेगा। बीइंग अ स्टूडेंट, पूरी जिंदगी भर मुझे स्टूडेंट या फिर एक विद्यार्थी बन के ही जिंदगी जीऊंगा, तो हर वक्त सीखते रहूंगा। और ये सीखने का जो चीज थी उसको मैं भूल गया था। मैं खुद को एक बहुत काबिल, मुझे सब आता है, आई नो एवरीथिंग वाला जो मेरा एटीट्यूड था, आई कैन हैंडल, आई कैन मैनेज, आई हैव एफिशिएंसी, आई हैव पोटेंशियल, ये सब चीजें उस वक्त की थी। अल्कोहलिक एनोनिमस के आने के बाद में जब ये स्लोगन की तरफ देखता हूँ, इजी डज इट, क्या जिंदगी को मैं इसी तरह से मैं धीरे धीरे चलाने का प्रयास कर रहा था, या मुझे रॉकेट के जैसी मेरी परफेक्शन या फिर प्रोग्रेस चाहिए थी। मुझे ठीक है, मुझे प्रोग्रेस तो करना है। मेरा जिस तरह से एक बच्चा जन्म होने के बाद में थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाता है, मैं 1 साल का होता है, 2 साल का चलने लगता है, फिर दौड़ने लगता है, फिर स्कूल जाता है, फिर कुछ नौकरी हासिल करता है, फिर एजुकेशन होने के बाद में कुछ और करता है। तो ये सब चीजें एक सिस्टम बना हुआ है, एक इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल सर्कल, जिसको नैसर्गिक चक्र जिसको कहा जाता है, इसके तरह से दुनिया चलती है। इसी तरह से मैंने जिंदगी चलाना था। लेकिन यहाँ मैं भूल गया था कि बहुत जल्दी पाने के लिए कुछ भी करो चलता है, लोग भी तो करते यार। थोड़ा सा अगर मैं बेईमानी कर लूं, थोड़ा सा मैं अगर नैतिकता छोड़ दूं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों। यही चक्कर में मैं रेती का तस्कर बन गया था। मेरे ट्रक, ट्रैक्टर रातों रात चोरी करते थे, बहुत बड़ा पैसा दिखता था। लेकिन दोस्तों मैं उस वक्त ये भूल गया था कि ये पैसा, ये जो बहुत ज्यादा पैसा मेरे सामने दिख रहा, यही पैसा मेरा सुकून लेके जा रहा है, मेरा सुकून खाया जा रहा है। जो आत्मसंतुष्ट की बात आज मैं कर रहा हूँ, लोक उपयोगिता की बात मैं कर रहा हूँ, मुझे लगता था दोस्तों जैसे जैसे ये पैसे का ये दौर बढ़ते गया, मेरी नैतिकता मैं छोड़ते गया। समाज ने कुछ नियम बनाए, कानून ने कुछ नियम बनाए मेरे जैसे व्यक्ति को अच्छा रहने के लिए, अच्छी जिंदगी जीने के लिए। उन नियमों को मानने की मुझे नहीं लगता था कि ये मेरे लिए बने हैं। मैं कुछ डिफरेंट हूं, मैं अलग हूं। जैसा मैं शराबियत बीमारी के लिए परेशान था या फिर नहीं समझ रहा था, वैसे ये जिंदगी में जो था मेरा प्रॉब्लम, तो अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में सबसे पहले तो जो एक्सेप्टेंस था वो आया। और कब आया वो भी मेरे नए भाइयों के लिए बताऊंगा, क्योंकि सबका यही लगता है कि मेरा इतना नहीं हुआ है। वो बॉटम जो बाकी लोगों ने हिट किया है, मैंने अभी तक के नहीं किया, ये चीज मुझे आप में से एक बनने के लिए हमेशा रोकती है। ये मेरी ओल्ड आइडिया। तो जब विजय सर जैसे लोगों ने मुझे सुझाया कि आनंद तू पढ़ा लिखा दिखता है, हमारा लिटरेचर क्यों नहीं पढ़ता है, तो वो नीले कलर का किताब था दोस्तों, जिस पे लिखा था अल्कोहलिक एनोनिमस। और जब पहला पेज पलटा मैंने
तो उसमें लिखा था द स्टोरी ऑफ हाउ थाउजेंड्स ऑफ मेन्स एंड वुमेन रिकवर्ड फ्रॉम द अल्कोहलिज्म। मतलब ऐसी हजारों स्त्री और पुरुषों की कथा जो शराबियत नाम की बीमारी से दूर हो गए हैं। और उस वक्त मुझे कुछ जिज्ञासा जागी मेरे अंदर कि कुछ पढ़ के देखते यार, ये किताब में बोल रहा है कि सैकड़ों प्रकार के लोग हैं जो शराबियत नाम की बीमारी से दूर हो गए, क्या है इसमें? ऐसे जैसे नॉवेल पढ़ते हैं, एक आधा उपन्यास पढ़ते हैं, मैं पढ़ते गया दोस्तों। और मराठी बिग बुक जो कि मेरे मदर टंग है, पेज नंबर 39 और हिंदी और इंग्लिश में 44 पेज पे हमारा को फाउंडर लिखता है कि पूरी ईमानदारी से चाहते हुए भी, आई रिपीट, पूरी ईमानदारी से चाहते हुए भी मेरे जैसा व्यक्ति शराब से दूरी हासिल नहीं कर सकता। और दूसरी चीज कि आई कैन नॉट कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल व्हाट आई कंज्यूम। मतलब जो शराब की मात्रा में पीने जाता हूँ, वजह से कुछ भी हो, किसी भी वजह से मैं शराब पीने जाता हूँ, तो वो क्वांटिटी पे अगर मेरा कंट्रोल नहीं रहता है तो BW साहब वहां लिखते हैं आई एम ए प्रोबेबली अल्कोहलिक। मतलब मैं संभावित मद्यपी बन गया हूँ, शराबियत नाम की बीमारी में आया हूँ। और ये चीजें जब मैंने अपनी जिंदगी में लगा के देखे दोस्तों, उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि अभी बीवी छोड़ के जाने के लिए जरूरत नहीं है, अभी एक्सीडेंट होने के लिए जरूरत नहीं है। आज उम्र 53 साल चल रही दोस्तों, अभी तक के कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, दवाखाने में भर्ती नहीं हुआ, एक सलाइन भी नहीं लगी। लेकिन इन चीजों का उन चीजों से कोई संबंध नहीं है। एल्कोहलिक एनोनिमस कहता है, BW कहता है कि पूरे ईमानदारी से चाहते हुए भी तेरे जैसा व्यक्ति शराब से दूरी हासिल नहीं कर सकता, पहली चीज। और दूसरी चीज कि जो शराब तू पीने जाता है वो क्वांटिटी पे तेरा कंट्रोल अगर नहीं रहता है तो तू शराबी बन गया। सोच। और उस वक्त मैं सोचने लगा और महसूस होने लगा कि 2015 से 2018 तक के काफी प्रयास किए आनंदू ने, शराब से दूरी हासिल करनी थी, पूरी ईमानदारी से तू चाह रहा था, फिर भी शराब नहीं रुकी। थोड़ी सी पीने जाता था, खुशी है, गम है जिंदगी में, लगता है कभी थोड़ी सी पीने में क्या हर्ज है, कोई भी वजह से पीने जाता है, लेकिन थोड़ी सी पी के वापस नहीं आया। पीने गया 60, पीने गया 90, लेकिन बम्पर पी के घर में आ गया। तो ये चीजें जब मेरे साथ में हुई तो मैंने एक्सेप्ट किया और उस वक्त से मेरा एल्कोहलिक एनोनिमस में एंट्री हो गया। मैं आप में से एक बन गया, आप जैसा बन गया, आप में का एक वन अप, आप में से एक। ऐसी जब मैंने स्वीकार किया ये बीमारी में मैं आया हूं, तब मुझे आप लोगों ने बताया कि आनंद जो तेरा था वो पास था, अभी आज तुझे क्या करना है कि सिर्फ आज के दिन, वन डे एट ए टाइम शराब तो रुक जाती है दोस्तों। एल्कोहलिक एनोनिमस में शराब रोकना बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ टूल्स एंड टिप्स मुझे दिए गए हैं, जैसे हाउ का फार्मूला दिया गया, जैसे हॉल्ट का फार्मूला दिया गया। ये सब करने के लिए मुझे सिर्फ एक ही दिन काम करना है। ये हाउ और हॉल्ट का फार्मूला अपनी जिंदगी में लगा के एक दिन के हिसाब से अगर मैं जिंदगी जीता हूं तो शराब रुक जाती। लेकिन मैं पहले से कह रहा हूं कि शराब हमारी समस्या नहीं। वी डोंट हैव ए ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, वी हैव ए थिंकिंग प्रॉब्लम। हमारे सोच में अगर तकलीफ है तो सोच सुधारने के लिए फिर आज से वही स्लोगन आता है कि जो मेरे पहले आए लोगों ने जो किया, इजी डज इट, करना मुझे वही है, बच नहीं सकता। अगर आप लोग जो सुकून वाली जिंदगी, जो लोक उपयुक्त जिंदगी आप जी रहे, हैप्पी फ्री और जॉय जिंदगी जो जी रहे, वो अगर मुझे पाना है तो मुझे वो सब करना है जो आप लोगों ने किया है। लेकिन अब ये चीज याद रखना है कि जैसा मैं पैसा कमाने के लिए हड़बड़ाहट थी, उस वक्त संयम नहीं था, सब्र नहीं था। जैसे जिंदगी में सब पाने के लिए जो मेरे पास में जिस तरह से मैं जी रहा था, वो अभी नहीं चलेगा आनंद। करना तो सभी है, लेकिन धीरे धीरे करना है, आहिस्ता करना है। और बट डू इट कहते हैं आप लोग, लेकिन करना तो है। और फिर मुझे समझ में आने लगा कि मेरी तकलीफ जगह अगर मेरी शराब नहीं है, मेरी तकलीफ अगर मेरे अंदर से, जैसे कि मैं वो हमारे धम्म गुरु की बात में कर रहा था, उन्होंने कहा कि बर्तन अंदर से मांजना पड़ता है, वहां से साफ होना चाहिए। और ये साफ करने के लिए फिर मुझ में क्या कमी है ये देखना पड़ेगा, क्या खामियां हैं। तो दोस्तों, जीवन मूल्य, वर्च्यू ऑफ लाइफ जिसको कहते हैं, उससे उनका मेरी जिंदगी में कोई अस्तित्व नहीं रहा था। अब वर्च्यू ऑफ लाइफ, जिंदगी के मूल्य क्या थे? तो जिंदगी जैसी है, जो भी तकलीफ थी, गरीबी थी, पैसे कम थे, लोग
जैसे भी थे उनको स्वीकार करने की ताकत मुझ में नहीं थी। ये स्वीकार जो है, एक्सेप्टेंस, ये जिंदगी का पहला जीवन मूल्य है जिससे मैं काफी दूर चला गया था। अगर उस वक्त उस गरीबी को, वो तकलीफों को, या फिर जिंदगी जैसी भी है वैसे स्वीकार करता तो शायद शराबी नहीं बनता। लेकिन अच्छा भी हुआ दोस्तों, अगर मैं शराबी नहीं बनता तो इतना अच्छा ये जिंदगी जीने वाला मार्ग जिसको हम वे ऑफ लाइफ कहते हैं, इससे भी तो मैं दूर रहता। तो मैं कभी कभी कहता हूँ, मुझे लगता है कि ग्रेस ऑफ गॉड है, उसने मुझे शराब भी पिलाई और आप लोगों के संगत में, जिसको मैं सत्संग कहता हूँ, एल्कोहलिक एनोनिमस के फेलोशिप को मैं अपने शब्दों में सत्संग कहता हूँ। सत्संग में क्या होता है दोस्तों? मेरी जिंदगी बचाने के लिए, मेरी जिंदगी अच्छी करने के लिए कोई आत्मा, कोई परमात्मा, कोई संत मुझे अच्छा रास्ता बताता है। और वही तो सब चीज एल्कोहलिक एनोनिमस के ये जीवन मूल्य द्वारा आप लोग मुझे बताने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन मैं अनपढ़, समझने की कोशिश का, उसको समझ कहां थी मुझे। मैं अपने वो स्वभाव के कारण, वो ईश्वर, एजिंग गॉड आउट जिसको कहते हैं, गॉड को अपनी जिंदगी से दूर करना, मुझे क्या लगता था दोस्तों, जो 16 लोगों का स्टाफ मेरे पास में काम करता था, जो मेरे ट्रक चलते थे, ट्रैक्टर चलता था, स्कॉर्पियो थी, तवेरा थी, खुद के लिए कार थी, ये सब लोगों पे जो काम कर रहे हैं, जो मेरे क्या बोलते कि सहयोगी थे, या फिर जो लोग मेरे तरफ काम कर रहे थे, उनकी जिंदगी मेरे वजह से चल रही है ऐसा मुझे लगता था। मैं उनका भगवान बनने का प्रयास कर रहा था। मैं ये भूल गया था कि वो जो मेहनत करते हैं ना, उसके वजह से मेरी जिंदगी चल रही है, मेरे परिवार के खर्चे चल रहे हैं। मैं उस वक्त ये गलती कर रहा था कि मैं खुद गॉड बनने की कोशिश कर रहा था। और एल्कोहलिक एनोनिमस का ये जो टोटली प्रोग्राम है, मुझे मेरे समन, वो जो ईश्वरी ताकत है जिसको हम हायर पावर कहते हैं, भगवान कह ले, राम कह ले, रहीम कह ले, गुरु नानक साहब कह लीजिए, जीसस कह लीजिए, जो कुछ भी नाम है, जो है उससे मेरे समन सुचारू करना है, सच्चे संबंध बनाना है, उसको मेरे जिंदगी में स्थान देना है, उसको उसकी पोजीशन उसको देना है, क्योंकि कर्ता कर्विता सब वही था। यही चीज को मैं भूल गया था। एल्कोहलिक एनोनिमस का ये प्रोग्राम मुझे उसको सही ढंग से जानने की, उसको सही ढंग से समझने की एक विजडम देता है, विजडम टू नो द डिफरेंस। मैं लैंग्वेज ऑफ हार्ट की जब देखता हूं, उसको पढ़ता हूं, तो पेज नंबर 269 पे बिल डब्ल्यू साहब लिखते हैं कि मेरे लिए पॉसिबल क्या है और इम्पॉसिबल क्या है। इन चीजों का अर्थ जब तक के मैं समझता नहीं, तब तक के मेरी रिकवरी, मेरी सुधारना, मेरी संयमितता अधूरी है। और मेरी तकलीफ तो वहीं से शुरू हो गई थी कि मेरे लिए सही क्या है, मेरे लिए गलत क्या है, मैं क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता। इन चीजों का जो डिफरेंस है या भेद है, जिसको विजडम, वो सब भूल गया था। एल्कोहलिक एनोनिमस आने के बाद में यही पता चलता है कि मेरी तकलीफ पीने की नहीं थी, जिंदगी जीने की थी। और अब मैं बात कर रहा था जीवन मूल्यों की। इन जीवन मूल्यों को हासिल करने के लिए ये कोई मुझे रास्ते पे पड़े नहीं मिलेगा, या किराना दुकान में जाऊंगा और उसको बोलूंगा 100 रुपए का वो क्या एक्सेप्टेंस दे, 100 रुपए का बिलीफ दे, 1000 रुपए का वो ट्रस्ट दे, या फिर जिसको हम श्रद्धा कहते, ये दुकान में नहीं मिलने वाले, बाजार में नहीं। इसके लिए मुझे बट डू इट वाला जो है ना, ये करना पड़ेगा। और ये बट डू इट कहां से आएगा? तो मुझे ये 12 तत्वों का जो डिजाइन फॉर लिविंग जो प्रोग्राम मेरे सामने रखा गया है, मेरे जैसे शराबी व्यक्ति को जीने के लिए ये प्रोग्राम डिजाइन किया गया है। कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं, ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं। इजी इजी धीरे धीरे करते रहना है, धीरे धीरे इन पे काम करना है। क्योंकि मेरी समस्या, जैसे मैं कहता हूं कि पीने की नहीं थी, जिंदगी जीने की थी। और जिंदगी में सही ढंग से क्यों नहीं जी रहा था? तो मैं उन जीवन मूल्यों से काफी दूर हो गया था। और वो जीवन मूल्य पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? और जीवन मूल्य क्या थे दोस्तों? एक लाइन में, एक इसमें, एक शब्द में अगर जीवन मूल्य को मैं समझने जाऊं, तो मेरे पास में और एक्सेप्टेंस मतलब स्वीकार नहीं था। बिलीव जिसको कहते, विश्वास मेरे पास में नहीं था। मेरे पास में जिसको ट्रस्ट कहते, श्रद्धा कहते, वो उससे मैं काफी दूर हो गया था। ईमानदारी से बहुत दूर हो गया था। ईमानदारी अगर होती दोस्तों उस वक्त, तो मैं चोरी नहीं करता, मैं तस्कर नहीं बनता,
मैं ईमानदार अगर होता तो, मैं ईमानदार नहीं था। मुझे धैर्य का क्या मतलब होता है, करेज का क्या मतलब होता है, ये जीवन मूल्य ही है। इससे मैं दूर हो गया था। मैं विलिंग टू चेंज, इच्छा शक्ति जिसको कहते हैं, वो ये जिंदगी से बाहर निकल के कि एक अच्छी हैप्पी फ्री और जॉयस जिंदगी जीना मेरा उद्देश्य हो सकता है, ये मेरी विलिंग हो सकती है, इसको मैं भूल गया था। मैं विनम्रता को क्या समझ रहा था, मैं अपने वो गरूर को, जब गरूर की बात मैं आंखों के साथ में कर रहा था, पलकों की अहमियत कब समझ में आती है, जब आंधी तूफान आती है और उस वक्त पलके अगर नहीं रहती तो आंखों में इतना कचरा जाता दोस्तों, और वही कचरा मेरे आंखों में गया था, वही मेरी समझ मारी गई थी, और वो गरूर तकलीफ थी मेरी वाली। एल्कोहलिक एनोनिमस में मुझसे जब विनम्रता की तरफ देखता हूँ, इन जीवन मूल्य की तरफ देखता हूँ, ह्यूमैनिटी प्रैक्टिस करने की कोशिश करता हूँ, तो जिंदगी जीने में मजा आती है। बहुत बड़ा एक जीवन मूल्य और है, माफ करना, माफी मांगना। ये चीजें मेरा अहंकार मुझसे नहीं करवा रहा था। मुझे लगता था मैं बहुत बड़ा तोपखान हूँ, ये है वो है, ऐसा है, गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, सब है, ऑल इज वेल जिसको कहते हैं, ये सब मेरे पास में है। मैं ये अहंकार, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। एल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में आप लोगों में से एक हूँ, ये स्वीकार करने के लिए मेरी पढ़ाई, मेरी जिंदगी की तरफ देखने का नजरिया, मेरे पास जो कुछ पैसे बचे थे, ये सब होने के बाद में भी ये अहंकार मुझे आप में से एक नहीं बनने दे रहा था। यहाँ जब मैं आता हूँ, देखता हूँ, समझता हूँ, इस चीज को स्वीकार जब करना चालू करता हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी से ईश्वर को काफी दूर से दूर कर दिया था, और ये प्रोग्राम ईश्वर को पाने का है। और ईश्वर कब मिलता है दोस्तों? भगवान, परमात्मा, जो भी कुछ हम नाम दे दे, वी हैव ए फ्रीडम, हमको ये स्वातंत्र दिया गया है कि हम हमारे पैसे पसंद का ईश्वर, हमारे पसंद का गॉड हम चुन सकते हैं, और वो जो है तो उसको पाना अगर एल्कोहलिक एनोनिमस में पर्पस है। मेरे आत्मा की जब तक की शुद्धता होगी नहीं, मेरे सबसे बड़ी तकलीफ मेरा स्वार्थ, मेरी आत्म केंद्रितता, ये अगर मेरी तकलीफ है, मेरे अविचार अगर मेरे तकलीफ है, मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स अगर मेरी तकलीफ है, तो इनसे निजात पाए बगैर ईश्वर का मेरे जिंदगी में कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, वो मेरी जिंदगी में काम नहीं करेगा। जैसे मैं देखता हूँ अपने घर का जो, जिसको हम देवारा कहते हैं, या फिर हमारे मराठी में जहां हम पूजा करते हैं वो देवालय या जो भी है, वो जब तक के साफ नहीं होता है तो मुझे वहां अगरबत्ती लगा के बैठने की इच्छा नहीं होती, मुझे चिड़चिड़ होती है, क्योंकि वहां अगर साफ सुथरापन दिखेगा तो मैं बैठ सकता हूँ, प्रेयर कर सकता हूँ। अगर मेरी आत्मा अगर मलिन है तो यहाँ पे जो सृष्टि का कर्ता करविता है वो मेरी जिंदगी में कैसे रहेगा? तो मुझे इजी डज इट, आराम से करना है। बहुत अभी दोस्तों बताना भूल गया, आज एक एक दिन का आधार लेके मैं 2490 दिन शराब से दूर हूँ, मतलब 6 साल 9 महीना 25 दिन। और ये सब जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, शुद्धता की बात कर रहा हूँ, क्लीन हाउस की बात कर रहा हूँ, तो एक ही साल में या उसी वक्त 3 महीने में 4 महीने में अगर मैंने प्रयास किया रहता कि ये जीवन मूल्य को एक साथ में मैं समझ लेता और वैसा ही करता हूँ, तो ये हड़बड़ाहट दोस्तों मुझे और कंपैरिजन में लाती थी। ये हड़बड़ाहट मुझे शराब की तरफ लेके जा सकती थी। इसलिए एल्कोहलिक एनोनिमस कहता है कि आनंद तुझे सभी करना है, लेकिन धीरे धीरे करना है, बचना नहीं है, कोई छोड़ना नहीं है। अब हमारा 7वां डेडली सिन जिसको कहे 7वां घातक पाप जो आलस्य है, वो मेरे जैसे व्यक्ति की जिंदगी में बहुत रहता है। क्या करना है यार, बिग बुक पढ़ के क्या हासिल कर लूंगा, वो प्रोग्राम या 12 तत्व या फिर ये सब समझ के उसका आचरण करके क्या तीर मार लूंगा। बहुत से लोग मेरे सामने दिखते हैं, उन्होंने तो प्रोग्राम नहीं लिया, वो तो शराब से दूर है, लेकिन दोस्तों वो कैसे जी रहे उससे मुझे क्या करना है? मेरी जिंदगी में हैप्पी फ्री और जॉयसनेस अगर चाहिए, मेरी जिंदगी में वो सब जो आप लोगों के पास है वो चाहिए, तो मुझसे बट डू इट वाला करना पड़ेगा। मतलब मुझे करना ही है सिर्फ करते वक्त। अब ये बात मैं बताऊंगा, इजी डू इट। अब अमेंड्स की बात आती है, माफ करने की, माफी मांगने की जब बात आती है, तो कोई चीजें ऐसी है कि कुछ चीजों पे मेरा कंट्रोल नहीं चलता। जो लोग मुझसे आज भी नाराज है, मेरे 2 अमेंड्स करने के रह गए,
7 साल होने को आ रहे, लेकिन फिर भी जिंदगी में 2 अमेंड्स करने के लिए बाकी है। मैंने अपने स्पॉन्सर से बात की, उनको ये चीजें रूबरू कराए, तो उन्होंने बोला कि आनंद जस्ट वेट, सब्र रख, धीरे धीरे कर, आज कर देगा। और अगर उन्होंने कुछ उल्टा सीधा तेरे साथ में कर दिया तो क्या वो सब समझने की, वो सब क्या बोलते उसको, सहने की ताकत तुझ में आई है क्या? तो मुझे भी लगता है दोस्तों कि नहीं, इतना ताकतवर तो नहीं बना हूं। मेरा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस आपके इतना नहीं हुआ है। अगर कुछ अनहोनी हो जाती है, मेरे मन के माफिक अगर वो मुझे माफ नहीं करेंगे, तो शायद हो सकता है मुझे भी लगे कि साला ये प्रोग्राम करके या फिर इतना अच्छा बन के क्या करना है, वो तो मुझे माफ ही नहीं कर रहा। तो इसलिए मुझे हर चीज आहिस्ता से करनी है और आहिस्ता से करूंगा। लेकिन मुझे तो माफी मांगनी है, जो मैंने गलतियां की है वो करना है। बट डू इट जो कहता है मुझे, तो मुझे वो सब करना है। और वो करने के लिए प्रोग्राम जिस तरह से बोलता है, उस तरह से मुझे ट्रेजर वन जिसको कहते हैं, जिसको हम दृढ़ता कहते हैं, कि हर रोज मुझे मेरा लेखा जोखा देखना पड़ेगा, जिंदगी की तरफ देखना पड़ेगा। मेरी समस्या क्या थी? मेरी जिंदगी में जो सैकड़ों प्रकार के डर आए थे, वो मेरी समस्या थी अगर थी, तो आज मुझे हर रोज अपनी जिंदगी की तरफ झांकते हुए ये देखना है कि आज मैं कहाँ स्वार्थी हूँ, आज मैं कहाँ आत्म केंद्रित हूँ, आज मेरे जो डिसीजन में काम कर रहा हूँ वहां पे भय कहाँ पे है, आज मेरे विचार कैसे है, आज मैं कोई काम कर रहा हूँ तो उसमें मेरा इच्छा क्या है। पॉल एफ का एक तत्व है दोस्तों, एल्कोहलिक एनोनिमस ने मुझे समझाया। पॉल एफ कहते हैं कि जिस कोई काम को स्वार्थ, आत्म केंद्रितता, भय और अविचार का अगर कहीं टच होके जाता, स्पर्श करके अगर जाता है, तो वो तेरी इच्छा हो सकती है आनंद, ईश्वर की इच्छा नहीं हो सकती। और प्रोग्राम मुझे समझाता है कि ये प्रोग्राम माय विल टू गॉड विल अगर है, तो मुझे हर वक्त ईश्वर की इच्छा मेरे लिए क्या है, हायर पावर की इच्छा मेरे लिए क्या है, ये समझना पड़ेगा। और उसके लिए इन सब चारों चीजों से जो दूर रहेगा, जो रहेगा, वो ईश्वर की इच्छा रहेगी। मतलब स्वार्थ से, मेरे आत्म केंद्रितता से, मेरे डरों से और मेरे अविचारों से, ये 4 चीजें जिस चीज को छूके नहीं जाती, वो ईश्वर की इच्छा हो सकती है। और मुझे समझना पड़ेगा। अभी बहुत से लोगों ने मेरे साथ में जो आए थे, बहुत लोगों ने बड़े बड़े गाड़ी ले लिए, बंगला बना लिए, सब हो गया। मुझे भी कभी कभी लगता है कि यार उनकी प्रोग्रेस बहुत ज्यादा हो गई, मैं बहुत पीछे रह गया। विजय भाई जैसा करोड़ों का घर अभी भी नहीं बना पाया, वो BMW गाड़ी नहीं ले पाया। कल परसों की बात है दोस्तों, मेरे दोनों बच्चे फॉरेन से आए, हम एक होटल में नाश्ता करने गए। और नाश्ता करने में गए तो वहां बहुत बड़ा होटल है हमारे जान का, और वहां बहुत सी कार लगी हुई थी। पार्किंग में जब गाड़ी लगाया मैंने, तो मैं मेरे बच्चे को कह रहा था कि देख यार, अपनी गाड़ी सबसे यहाँ डंगरी दिखती है या खराब दिखती है। मेरा बड़ा बच्चा जो प्रोग्राम समझता है, हमारे घर में जो संस्कार आए हैं एल्कोहलिक एनोनिमस, जैसे हमारे घर में एलन आई है, बच्चे समझते हैं प्रोग्राम को। उसने जो कहा है दोस्तों, काफी सुकून भरी चीज वो उसने बताई। क्या बोला उसने? पप्पा बोले वो गाड़ियां बहुत महंगी होंगी, लेकिन उसमें बैठने वाले लोग खुश नहीं है अपनी जिंदगी से, सुकून नहीं उनके पास में। और हमारे गाड़ी में हम जो 4 लोग हैं, 4 लोग मतलब मेरे दोनों बच्चे और मेरी बीवी, हम लोग सुकून भरी जिंदगी जी रहे, हैप्पी फ्री और जॉय जिंदगी जी रहे। तो ये फर्क है दोस्तों। मैं आज भी वही सब चीजें पाने का प्रयास करूंगा, वो 2 करोड़ का बंगला, वो BMW गाड़ी, या माधुरी दीक्षित मेरी बीवी तो है, फिर भी मेरे जैसे व्यक्ति को ख्वाब आते। दूसरी रही तो सेकंड अकाउंट जिसको कहते हैं। दोस्तों ये मेरा काम नहीं है। एल्कोहलिक एनोनिमस रोकता है मुझे कि ये तेरे लिए अच्छी चीजें नहीं है, ये करेगा तो वापस शराब पिएगा, और शराब पिएगा वापस तो तेरी जिंदगी में वही रहेगा। जो मैं अपनी जिंदगी की दास्तान एक लाइन में अगर बताने का प्रयास करूंगा, तो दोस्तों मैं कैसे जी रहा था, अपनी लाश अपने कंधों पे रख के जो जिंदगी जी जाती है, वैसी जिंदगी मेरी एल्कोहलिक एनोनिमस के पहले आने के पहले थी। लेकिन जो सुधार आया है, तो ये जो आप लोगों ने जो मुझे बताया कि धीरे करो, आहिस्ते करो, लेकिन करो आनंद, ये करेंगे तभी हैप्पी फ्री और जॉय जिंदगी जी सकते हैं। एल्कोहलिक एनोनिमस का ये प्रोग्राम मुझे ईश्वर पे, कोई मेरे से ऊंचा है, मेरे से बड़ा है, उस पे श्रद्धा कायम करना
यही सिखाता है, उसका मेरी जिंदगी में काम करने का जो तरीका है उसको समझने का है, और वो समझने का जब प्रयास करता हूँ दोस्तों तो बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ, मजा आ रही है। मेरे नए भाइयों के लिए कुछ चार लाइन बोलना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि हर ख्वाहिश को जिंदगी में दुआ नहीं मिलती, हर ख्वाहिश को जिंदगी में दुआ नहीं मिलती, हर आरजू को जिंदगी में दुआ नहीं मिलती। चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट बनाए रखो दोस्तों, क्योंकि आंसुओं को भी आंखों में पनाह नहीं मिलती। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू एवरीबॉडी। वेरी गुड शेयरिंग। हाँ सर।